हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। तो आज हम अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ईयर एंड चल रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि ये चैप्टर को जानते तो सभी होंगे कैसा चैप्टर है। ये चैप्टर जब भी हम करते हैं कोचिंग में या सेल्फ स्टडी, जब आप कोचिंग में करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, इसीलिए हो रहा है, कुछ नया नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, पहला तो यही स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग की। जब 4-5 एडजस्टमेंट करते हैं उसके कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है, रहने दो। और पेपर में जब हम अटेम्प्ट करते हैं हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन ढूंढते हैं। दूसरे नंबर पे हम शेयर डिवेंचर के क्वेश्चन ढूंढते हैं। जब हम इतना दिमाग लगा चुके होते हैं ना लेंदी क्वेश्चन में और कैश फ्लो में जाते हैं, दिमाग में अरे यार एक और सिर दर्द, छोड़ इसे। तो इस तरह की फीलिंग आती है पेपर में बैठ के कैश फ्लो के क्वेश्चन को लेके। और जबकि कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। और बच्चे कई बार आप सोचने वाले हैं भैया आप हर चीज में कहते हो स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप चैप्टर की सीक्वेंस सेटअप हुई हुई है। अगर आप उसको सीक्वेंशियली करेंगे कोई भी चैप्टर हमारी अकाउंट में मुश्किल नहीं। तो बच्चा कहता है भैया आपके लिए नहीं, हमारे लिए तो है। बेटा मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उस चैप्टर को बहुत बार करा चुका हूँ। आपके लिए बेटा 5 बार तो एक साल में होता है, 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो बहुत बार कर चुका हूँ और करा चुका हूँ। कॉन्सेप्चुअली अगर आप एक चैप्टर को 3 से 4 बार कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इस चैप्टर को 2 बार तो मैं करा चुका हूँ आप लोग, अब तीसरी बार स्टार्ट कर रहे हैं। एक रिवीजन अगर आप सेल्फ और कर ले, चैप्टर कमांड में आ जाएगा। और जिन बच्चों को एक ही बार में कमांड में लेके आना है उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। साथ साथ एक मैं आपको एक मैटर के लगभग अभी जैसे आज की क्लास में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको। उसी के 5 से 6 क्वेश्चन को अगर आपको और मिलते हैं कहीं से वो करने नहीं मिलते तो उन क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करें, तो आपके 2 रिवीजन एक साथ होंगे। इस तरह से आपको काम को करना पड़ेगा क्योंकि अब दोबारा करने का टाइम नहीं है कि आप सोचें एक रिवीजन और हो जाएगा, वो टाइम ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, वरना ये बातें तो चलती रहेंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेटा कि इस चैप्टर में हम कैश के क्या देखने वाले हैं, कैश के फ्लो देखने वाले हैं। कैश के फ्लो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैश का इनफ्लो और एक होता है कैश का आउटफ्लो। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। इस पूरे चैप्टर में हमें यही चेक करना है कि कैश के कौन कौन से इनफ्लोज हैं और कौन कौन से आउटफ्लोज हैं। जितने भी इनफ्लोज होंगे हम उन सबको ऐड करेंगे और जो जो उनसे आउटफ्लोज होंगे हम उन्हें माइनस करेंगे। जो ये कैश के इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं, इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को हमने 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। पूरी कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आप इसको लॉजिकली अकाउंट्स के हिसाब से समझें तो इसमें फाइनेंसिंग में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स। या फिर हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं यहाँ पे लोन्स एंड बोरोइंग्स, चाहे उसमें डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर भी लोन ही होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों से रिलेटेड आते हैं, शेयर होल्डर फंड एंड लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। उससे मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बेटा, 3 चीजें आती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड रिजर्व, वो सब आएगा, ठीक है। और लोन,
उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, लोन तो आएगा ही आएगा, उससे रिलेटेड लोन पे इंटरेस्ट, वो लोन पे होता है तो वो भी उससे रिलेटेड ही है, वो भी यही आएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने सिर्फ शेयर होल्डर फंड और लोन नहीं कहा, उनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन। अगर मैं बात करूं डिविडेंड, वो भी शेयर से रिलेटेड होता है, वो भी यही आएगा। क्लियर हो गई बात? द वर्ड इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ट्रांजैक्शन आती है ट्रांजैक्शंस which are related to fixed assets and investment, fixed assets and investment। अब फिक्स्ड एसेट में दोनों आएंगे, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। और इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो, वो भी नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? अब कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं, लाइक डिविडेंड पेड कहां पे आएगा, सोच के बताना। इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? अच्छा, दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड, शायद कुछ क्लियर हो। देखो बेटा, दिमाग कंफ्यूज कहाँ होता है, मैं खुद बताता हूँ कि सर डिविडेंड शेयर पे होता है, शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग में आती है, पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई तो ध्यान से कंफ्यूजन को क्लियर करें, शेयर्स पे मत जाए, ध्यान से सुने। डिविडेंड रिसीव है या पेड है? डिविडेंड रिसीव का मतलब क्या है? डिविडेंड मिला है, और मिला कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट करी होगी, चाहे वो शेयर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी और एसेट में इन्वेस्टमेंट हो। डिविडेंड रिसीव तो सर हमेशा यही आएगा। और डिविडेंड अगर पे करा है, पे किसे किया होगा? जिसे शेयर दिए हुए होंगे। अब शेयर्स, इसका मतलब सर शेयर्स अगर इशू किए हैं तो वो यहां आएगा, और शेयर्स अगर रिसीव करे यानी कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए तो यहाँ जाएगा। बड़ा लॉजिकल सर, क्योंकि शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है ना, और अगर शेयर इश्यू करे वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो तो बल्कि और किसी के पैसे देने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा? क्लियर हो गई बात? और अगर हम बात करें रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिमेनिंग कौन सी? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है सारी। और एक बात ध्यान से समझेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम जब स्टार्ट करते हैं, ये हमेशा स्टार्ट होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां से ये स्टार्ट होता है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट होता ही नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ये कहाँ पे आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे आता है? नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं ना आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे जब हम ऑपरेटिंग को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये समझ आए कि हमारे को जो भी ट्रांजैक्शन दी होगी, हमें उसका नेचर ढूंढना है। अगर वो लोन्स और शेयर से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग में, फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में, और बची हुई है तो शुरू के 13 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इसी के ऊपर भेज दिया। इसका मतलब पेपर में इसका आना क्वेश्चन बनता है, वो आता कब है? 1 नंबर में। जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो कहेंगे डिविडेंड पेड is classified under which of the activity? Operating activity, investing activity, financing activity, none of these. तो वो आपको ऑप्शन देंगे। देखो मुझे क्या है, क्वेश्चन में एक वैल्यू पुट करनी है, डैश इज कवर्ड अंडर विच एक्टिविटी। ऑप्शन तैयार है मेरे पास, अब वो डैश में कुछ भी फिल करूंगा, तो वो डैश फिल जो भी होगा आपको उसके लिए वो 13 इलस्ट्रेशंस पढ़ने पड़ेंगे आज, और क्लासिफाई करेंगे इन बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। ठीक है, अब एक बार इसकी फोटो देखो बेटा। इसके बाद हमने जो करना है, इसी में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं।
अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने आपको अभी बताया, ये स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, इसको निकालने के 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं हमारे पास। 3 तरह से निकल सकता है। ये क्वेश्चन आपको जज करना पड़ेगा कैसे निकालना है। ये स्टार्ट करना सिखा रहा हूं, आज से आप यही सीखेंगे, हर बार मैं यही करता हूं। इसके ऊपर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। आप सोचे कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू यहां से होता है, अगर यही नहीं निकला तो क्वेश्चन शुरू कैसे हो। इसलिए मैं दूसरी बुक रिकमेंड करने को मना करता हूं कि दूसरी बुक में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है अलग से। वो सीधा क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी करवाते हैं। पहले इस पे तो काम कर लो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलना कैसे है, उसका ऑल्टरनेटिव 1। अब ध्यान से देखेंगे ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 1 में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कुछ बच्चों को याद होगा जिन्होंने कंपैरेटिव कॉमन साइंस करी है, कुछ को याद नहीं होगा। तो आप जिनको याद नहीं है अब याद कर लें, बाद में भी काम आने वाला है आपके। और नहीं याद करना तो सीधा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आपको वैल्यू चूज करना सिखाऊंगा कि कैसे होगी। आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सबसे पहले गिवन होता है आरएफओ, उसके बाद आता है अदर इनकम। ये आपके पास 2019 सपोज गिवन है आरएफओ, अदर इनकम, उसके नीचे हम यहाँ पे गिवन होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इसके आगे लिखा होता है ए। फिर हमारी हेडिंग आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये 5-6 हेडिंग लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अभी बोलेंगे नहीं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये दूसरा लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और उसके बाद लिखते हैं अदर एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंस का टोटल हो जाता है, इसके आगे लिखा होता है टोटल एक्सपेंस, ठीक है। इसी के नीचे ये कुछ लिखा होता है, वो मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इधर। क्या गिवन होता है इसके नीचे, ये टोटल एक्सपेंस को ये ट्रीट करते हैं बी, ये था हमारा ए। ये लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे निकलता है ए माइनस बी, क्योंकि देखो ये इनकम है सारा, रेवेन्यू, ये सारा एक्सपेंस है, लेकिन इस एक्सपेंस में क्या टैक्स लिखा था हमने, सारे लिख दिए, टैक्स नहीं लिखा था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद आता है माइनस टैक्स, और फिर आ जाता है, अच्छा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसमें से माइनस करा टैक्स, ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये डेटा जैसे अभी यहाँ पे तो एक है, कई बार आपको क्वेश्चन में 2 साल का गिवन होता है, सेम चल रहा है एज इट इज, इधर भी 2 साल का होगा जी। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन सा पिक करूं इसमें से, नाम लिखा हुआ दिख रहा है साफ साफ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, सीधा बॉटम में चले जाना और देख लेना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा होगा। अगर ये 2 साल का है तो करंट ईयर यानी लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिफरेंस निकाल देना, लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और अगर ये 1 ही साल का है तो जो है वही लिख देंगे, हमारे को कुछ नहीं करना, डेटा ढूंढना आना चाहिए।
समझ आ गया? ऑल्टरनेटिव 1 पहला तरीका ये गिवन है। ठीक है, अब मैं इसमें से एक बार इसकी फोटो क्लिक करने में यहां से ये चीज रख, आगे चलते हैं बेटा। अगर मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव 1 यानी कि पीएनएल ना दिया हो और क्वेश्चन में क्या गिवन हो, इसकी बजाय बैलेंस शीट हो, क्योंकि क्वेश्चन तो कैश फ्लो का किसी भी तरह आ सकता है, या तो पीएनएल गिवन है या बैलेंस शीट गिवन है। अगर बैलेंस शीट गिवन है तो ध्यान से देखेंगे हम, हमारे पास बैलेंस शीट में क्या बना के दिया होगा। सबसे पहले वो लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखेंगे बेटा, सपोज 1 2 3 रिजर्व एंड सरप्लस है, उसका नोट नंबर है, ये कॉलम होता है नोट नंबर का। अब नोट नंबर है तो नीचे नोट जरूर गिवन होगा। आप जाना कौन से नोट में? नोट नंबर 3 में। हमें रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में जाना है। वहां पे लाइक आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक रिजर्व पे फोकस करना है। क्या दिया होगा? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया इन्होंने, ये ना बना के इसका बैलेंस दे दिया, तो हमें यही तो चाहिए था। अगर ये 2 साल का है 2019-20 तो इसका डिफरेंस ले लेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, और अगर 1 ही साल का है तो वो ही उठा के यहाँ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई? दोनों ऑल्टरनेटिव समझ आए? थर्ड ऑल्टरनेटिव पे मूव करते हैं, और वो जो ऑल्टरनेटिव है वो ही सबसे ज्यादा बार आता है हमारे पास, और उसी में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी। ठीक है, फिलहाल ये समझ आ गया ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। अब जब मैं थर्ड ऑल्टरनेटिव कराऊंगा तो क्वेश्चन करेंगे हम, जब उसके ऊपर बेस्ड ही है ज्यादातर क्वेश्चन, और जब मैं वो थर्ड ऑल्टरनेटिव कराऊंगा और उसके क्वेश्चन दूंगा, बच्चा कहेगा सर फर्स्ट और सेकंड आता नहीं क्या, थर्ड के ही है सारे क्वेश्चन। बेटा ये थर्ड वाले में प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए वो क्वेश्चन जो है वो थर्ड के हैं स्पेसिफिक। बट जब आप लेंथी क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो आपको कई बार मिलेगा ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। अभी जब मैं कराऊंगा थर्ड तो न्यूमेरिकल उसके हैं सारे, तो ये मत सोचना कि इन दोनों को तो भूल ही जाओ, इनके बिना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला मेथड है या ये मेथड है। ठीक है, अभी ऑल्टरनेटिव 3 पे मूव करते हैं, पहले इसकी फोटो देखो बेटा। ऑल्टरनेटिव 3 में क्या होगा हमारे पास, हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। ऑल्टरनेटिव 3 में हम क्या बनाने वाले हैं? वर्किंग नोट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन। अगर कोई ये 2 साल का है तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और अगर 1 साल का है तो वही आ जाएगा, जैसे अभी समझाया 1 मिनट पहले आप, वो आ गया। उसमें अब मुझे 5 चीजें ऐड करनी है और 2 चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मुझे ये 5 चीजें ऐड करनी है, पहले मैं इन चीजों के नाम समझता हूँ, क्या क्या ऐड करना है, और फिर मैं समझूंगा इन्हें क्यों ऐड करना है। ठीक है, ऐड मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 तरह के डिविडेंड ऐड करने हैं। फाइनल डिविडेंड, या सिर्फ डिविडेंड भी लिखते हैं, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके अलावा आप क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, और क्या ऐड करेंगे आप इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और तीसरी चीज, लास्ट चीज जो इसमें ऐड हम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, डेबिटेड इन पीएनएल, और लेस करेंगे
एक तो इसका रिवर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन, और एक लेस करेंगे हम इसमें से रिफंड ऑफ टैक्स। तो इसमें ये चीजें ऐड हो जाएंगी, 5 ऐड होके ये दोनों चीजें हम इसमें से माइनस कर देंगे। जो हमारे पास आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये होता है मेरा ऑल्टरनेटिव 3, और ज्यादातर आप देखें यही आने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा बच्चे। अब ये 5 चीजें अल्टीमेटली मुझे याद करनी है क्या क्या ऐड हो रहा है, पर क्यों ऐड हो रहा है पहले उसका लॉजिक समझते हैं, शायद जल्दी से दिमाग में फीड हो जाए। मुझे 2 तरह के डिविडेंड ऐड करने हैं। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है? पहली बात तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको? अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब ये कह रहे हैं डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। दोनों में फर्क क्या है? फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। किसी कंपनी ने अभी ईयर एंड जो हुआ है वो हो चुका है 1920 का, क्योंकि 21 तो अभी 31 मार्च को खत्म होगा ना, अभी है ना 3-4-5 दिन। फिलहाल तो 1920 खत्म हुआ। इस साल में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो 31 मार्च 20 के बाद कैलकुलेट हुआ होगा। एक बात बताएं, 31 मार्च को अभी ईयर एंड हो रहा है, क्या उसी दिन प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? टाइम लगता है, उसके बाद चेकिंग होती है, फिर उसकी बैलेंस शीट बनती है, फिर उसका इंस्पेक्शन होता है, लगभग 6 महीने का समय हो जाता है। सितंबर तक बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है। अब इसका मतलब सर जो इस साल का प्रॉफिट है 19-20 का, वो कब बटेगा? अगले साल, सितंबर के बाद। तो इस साल का प्रॉफिट अगले साल मिलने वाला है। तो इस साल में सर कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? पिछले साल का। और एक बात बताएं, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, क्या वो खर्चा है या नहीं है? कंपनी है, खर्चा है, तो क्या वो प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा पीएनएल अकाउंट में? पहले तो इस चीज को क्लियर रखना, पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना, पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, हमने कहां से शुरू किया? पीएनएल के बैलेंस से। इसका मतलब इसमें सारे खर्चे माइनस हो गए। डिविडेंड आउटफ्लो है, खर्चा है, माइनस हो गया है, होना भी चाहिए था। पर एक चीज बताना, क्या ऑपरेटिंग से माइनस होना चाहिए था? नहीं भैया। क्यों? डिविडेंड तो सर शेयर पे दिया जाता है, और अभी हमने पढ़ा शेयर से रिलेटेड खर्चा फाइनेंसिंग से होता है। तो ये तो ऑपरेटिंग करा रहे हो आप, ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए, तो वापसी इसे मैंने ऐड करा दिया। समझ आ? लॉजिक ये है ऐड करने का। अब बात आती है सर ये दोनों डिविडेंड में फर्क क्या है? हम 2 डिविडेंड मिलेंगे, फाइनल और इंटरिम, दोनों ऐड करने हैं, पर दोनों में फर्क क्या है ध्यान से समझते हैं। ये जो फाइनल डिविडेंड है ये इस साल का अगले साल मिलता है, और पिछले साल का इस साल। इंटरिम का मतलब क्या होता है? विद इन द ईयर, यानी कि जिस साल कमाया उसी साल में पे कर दिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब बात समझेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन में ये जो फाइनल डिविडेंड है 2 साल का दिया था, 2019 2020 डिविडेंड, और आप बना रहे हैं कौन से साल की? 1920, यानी कि ईयर एंड 31 मार्च 2020। ठीक है, आपको दिया हुआ है 10,000 20,000, तो आप यहाँ पे डिविडेंड ऐड तो करने वाले हैं, कौन सा? 10,000 या 20,000? 10,000। क्यों? क्योंकि इस साल जो डिविडेंड पे हुआ होगा वो पिछले साल का होगा, क्योंकि इस साल का जो 20,000 है तो अगले साल पे होगा, तो अभी पे ही नहीं हुआ, और ये पे हो चुका है, यानी कि माइनस हो चुका है, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए था, तो वापसी से ऐड करें।
इंटरिम डिविडेंड आपके पास एक ही साल का गिवन होता है, क्योंकि उसमें ये तो नहीं होता कि अगले साल पे होगा, तो उसी साल में होगा, तो ये एक ही होगा, ये ऐड हो ही जाएगा। इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड दोनों ऐड होने हैं, समरी सुनना, दोनों ऐड होने हैं। इंटरिम डिविडेंड एक ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फाइनल डिविडेंड दो होते हैं, कौन सा ऐड करना है? पिछले साल का। क्लियर? आगे बात समझ, लॉजिक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, दोनों समझ आया क्यों ऐड करें। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा आपके पास सपोज बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिए, ठीक है, रिजर्व 10,000 से 20,000 हो गए। अब एक बात सोच के बताना, अभी हमने सेकंड चैप्टर किया है पार्टनरशिप का, रिजर्व में जो पैसा जाता है क्या वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है या नहीं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को सोच के बताना। पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने से पहले रिजर्व माइनस हो जाता है ना एप्रोप्रिएशन में, यानी कि रिजर्व प्रॉफिट में से माइनस हो गया, रिजर्व प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। आप सोचें रिजर्व होता क्या है कि मेरी जेब में जो पैसे पड़े हैं, मैंने कहा यार ये कमाई होगी, अभी इसमें से उठा के घर पे रख देता हूँ, वो रिजर्व है। क्या उसमें मेरा आउटफ्लो हुआ या मेरे घर पे ही रखे हैं पैसे? आउटफ्लो नहीं है तो माइनस नहीं होना चाहिए था ना, तो इन्होंने क्या करा, रिजर्व को माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, तो वापसी से क्या करा दिया मैंने। समझ आ गई बात? क्यों ऐड किया? क्योंकि वो आउटफ्लो तो है नहीं, यहाँ पे माइनस क्या होना है, अभी पढ़ा हमने, सिर्फ आउटफ्लो माइनस होने हैं और ये आउटफ्लो नहीं है, तो ऐड करूंगा कितना, जितना इस बार ट्रांसफर हुआ। इस बार कितना ट्रांसफर हुआ रिजर्व में? 10,000। पहले 10 तो पहले ही थे, अब 20 हो गए, यानी कि इस बार कितना ट्रांसफर है? 10,000। और अगर ये ऐसे गिवन होता तो इसका मतलब इस बार कितने ट्रांसफर करे मेरे रिजर्व में? 20, तो पूरा का पूरा ऐड कर दूंगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं, लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ध्यान से समझे। अगर मैं एक और टेबल ऐसी बनाऊं कि अभी ये चल रहा है 1920, इस साल में जो कमाया इसका प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा बेटा? अगले साल, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट 31 मार्च के बाद बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट निकलेगा, और उस प्रॉफिट पे टैक्स कब दूंगा? वो भी ऑब्वियसली अगले साल दूंगा, जब पता ही लगेगा कि अगले साल। तो मैं क्या करता हूँ, टैक्स के लिए ना प्रोविजन बना लेता हूँ। क्यों? जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनका लैक्स ऑफ टैक्स जाता है, लैक्स ऑफ क्या, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स में टैक्स जाता है, बहुत हेवी टैक्स देती है बड़ी बड़ी कंपनियां, करोड़ों में टैक्स देती हैं। अब जो टैक्स पे करना है वो एक साथ जाना है, तो क्या करता है, इसी साल ना टैक्स के लिए पैसा अलग से जोड़ना शुरू कर देता है, कि हर साल के बीच में ही कुछ पैसा टैक्स, एडवांस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के लिए रखना शुरू कर देता है। ये जो टैक्स है अभी उसका प्रोविजन बना है या पे हो गया? प्रोविजन का मतलब क्या है, रख लिया अभी बना के। अब प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल में से माइनस हो चुका होता है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो, उसमें डेबिट साइड में लिखते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, सारे प्रोविजन लिखे जाते थे, यानी कि प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, जबकि पैसा तो अभी गया ही नहीं, तो इसको वापसी ऐड करेंगे। लेकिन कौन से प्रोविजन को ऐड करेंगे बेटा? जो इस साल का है 2020। क्यों? क्योंकि पिछले वाला प्रोविजन जो पड़ा होगा वो तो पे कर दिया होगा इस बार। तो यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है 5,000 प्रोविजन और 8,000, तो हम यहाँ पे ऐड कौन सा करने वाला है? इस साल वाला। इस साल का जो प्रोविजन है वो ऐड होगा, पिछले साल का प्रोविजन तो टैक्स पे हो गया होगा। ये तो आउटफ्लो है, इसको लास्ट में दिखाऊंगा कहाँ माइनस करना है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो हमने ये ऐड कर। अब बच्चा कहता है सर टैक्स पे को भी यही माइनस करो ना, सीधा काम खत्म करो। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनती है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बात लिख दी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो रूल्स में लिख दिया उसका फॉर्मेट हम बदल नहीं सकते। और डिटेल चाहिए तो पिछली क्लास जो कराई थी मेन क्लास, उसमें पढ़ना। मैंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल्स जो लिख दिए उसको हम बदल नहीं सकते, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। तो वहां लिखा हुआ है फॉर्मेट, इसीलिए मुझे ये कराना पड़ेगा, मैं इसको ऊपर नीचे भी नहीं कर सकता। क्लियर? तो मैंने क्या करा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको माइनस करना। यहां तक के पॉइंट समझ आए? दिमाग में समरी बनाना। डिविडेंड कौन सा ऐड करा मैंने? पिछले साल। इंटरिम डिविडेंड एक ही होता है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व डिफरेंस लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल वाला प्रोविजन ऐड किया। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन पीएनएल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब जो रूटीन में
नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो अजीब सी चीज है। अब ये लॉस है तो बेटा मैंने पीएनएल में तो लिख दिए होंगे क्योंकि एक्सपेंस है, मेरे लिए नुकसान है। बट क्या ये लॉस एक्चुअल में मेरे पास से कैश जाता है इनमें? नहीं, गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना। तो लेकिन आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया और कैश तो गया नहीं। और ये क्या कहता है, सिर्फ कैश के इनफ्लो प्लस और आउटफ्लो, तो इन्होंने गलत माइनस करा हुआ है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस कर दिया अगर डेबिट में है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट में है तो माइनस करो। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी वो कह रहे हैं कि हम आपके पैसे दे देंगे जो भी नुकसान हुआ, तो आप उसे पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख देते हैं, ये मानते हुए कि पैसा आ जाएगा, मेरी इनकम है। पर क्या वो एक्चुअल इनकम है? नो, ये रूटीन में नहीं होती, तो इसको हम माइनस करें। क्लियर? दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ आ गए। लास्ट है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स जो हमने जमा कराया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा जमा हो गया था, वो वापसी आ रहा है। जो वापसी आ रहा है क्या वो मेरी इनकम है? बेटा इनकम तो तब होगी ना जब मैंने एक्सपेंस, टैक्स को एक्सपेंस माना होगा। मैंने तो टैक्स ही हटा दिया यहाँ से, समझ रहे हो? मैंने क्या ये टैक्स वापसी ऐड क्यों करा? क्योंकि मैंने क्या कहा, टैक्स का भी प्रोविजन बना है, दिया तो नहीं, तो उसके रिफंड को भी अभी इनकम नहीं मान सकता। जहां पे मैं टैक्स लेस कराऊंगा वहां पे देखना नेट ऑफ रिफंड कराऊंगा, रिफंड वहीं पे एडजस्ट होगा। यहाँ पे रिफंड को भी वापसी रिवर्स माइनस कर देंगे। क्लियर? ये एडलेस करके जो आएगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ से मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होगी। समझ आई? जी भैया। तो मेरे पास जो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, उसमें 5 चीजें ऐड करनी, याद करते हैं। 2 रिजर्व, फाइनल और इंटेलिजेंट, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड पीएनएल माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेडिटेड पीएनएल और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। समझ आ गया यहाँ तक? इससे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने कैसे स्टार्ट करना है, सिर्फ आज वही सीखा है, ये नेट प्रॉफिट निकालना। इससे आगे का जो काम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।